आप सभी एएनएम के कैंडिडेट हैं। आप सभी के लिए आपको पता है कि मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूं और 1-2 या 30-40 नहीं, मैं कंटिन्यू डेली 100 क्वेश्चन मात्र जो है 20 से 25 मिनट में आपको देने का प्रयास करता हूं। देखिए, अगर आप डेली 100 क्वेश्चन मुझसे सीखते हैं तो महीने का अगर 25 दिन में अगर क्लास देता हूं आपको तो 2500 क्वेश्चन होता है। 2 महीने क्लास करते हैं 5000 क्वेश्चन होता है और इसी 5000 क्वेश्चन से इधर उधर करके आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो लोग पहले सीबीटी एग्ज़ाम दी होंगी उनको पता है कि सीबीटी में कैसे थ्योरिकल क्वेश्चन आपके दिमाग को टटोलता है, आपके दिमाग को पढ़ता है कि आपको ये क्वेश्चन के बारे में डीपली पता है कि नहीं। क्वेश्चन सब पढ़े होते हैं लेकिन अंदर तक नहीं पढ़े होते हैं, जिसके कारण कन्फ्यूज होता है। तो मैं ये वन लाइनर इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज बढ़े, डायरेक्टली आप चीज़ों के बारे में समझ सके। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे देगा, एक ही क्वेश्चन को यहाँ 4 ऑप्शन अलग देगा, यहाँ 4 ऑप्शन अलग देगा, यहाँ अलग देगा। और अगर आप जो है रट लिए हैं तो मार दीजिएगा और नहीं अगर रटे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो समझने के लिए आपको कितने भी क्वेश्चन में परिवर्तन कर देगा, अगर आप समझ रखे हैं तो उसको आराम से जो है कर लीजिएगा। तो मेरा यही लक्ष्य है कि आप लोग को बिल्कुल फ्री में, एक मैं बता दूं, फ्री में यह वीडियो क्लास दे रहा हूं। दूसरा चीज़ें मैं आप सभी के लिए, चाहे आप एएनएम हैं, ठीक है, एएनएम है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग है, चाहे आप जीएनएम है, आप इन सारे कोर्स वाले हैं और आप स्टाफ नर्स, एएनएम, सीएचओ ये सब का तैयारी करते हैं, इन सब के लिए एक मास्टर मैं पीडीएफ बनाया हूँ, मास्टर नोट्स बनाया हूँ 300 प्लस पेज का। लगभग समझिए वह एक बुक है 300 पेज का, जिसमें दुनिया के हर एक टॉपिक इंक्लूड है और बिल्कुल इसी प्रकार से वन लाइनर में दिए गए हैं, इसी प्रकार से वन लाइनर में दिए गए हैं, जहाँ पे पढ़ना भी बहुत मस्त है, आसान लगता है, एकदम अच्छे से पढ़ सकता है लोग। तो चाहे एएनएम हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, सबके एग्जाम में वहीं से आएगा। एएनएम में क्या है, एएनएम सब जगह से थोड़ा थोड़ा उठाकर जो है 2 ईयर में उसको कर दिया है। जीएनएम क्या है, एएनएम से थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। बीएससी क्या है, जीएनएम से थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना है। इसी प्रकार से आगे की तरफ बढ़ता है। मैं ऐसा ये पीडीएफ तैयार किया हूँ, नोट्स तैयार किया हूँ, जो हर एक नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए मास्टर होने वाला है और वह पीडीएफ मात्र और मात्र जो है आप सबको 100 रुपये में प्रोवाइड मैं कराने वाला हूँ। मात्र 100 रुपये में। सोच सकते हैं 300 पेज में कितना सारा क्वेश्चन शामिल होगा। एक तो मैं डायरेक्टली 1000 जो है आपको 1000 जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में नर्सिंग के, डायरेक्ट वो 1000 आपको वन लाइनर दे दिया हूँ लास्ट में, पूरा 1 से लेकर 1000। दूसरा चीज़ें, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग थ्योरी, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग नर्सिंग में थ्योरी प्रिंसिपल होता है, अलग अलग जो है स्केल होते हैं, सिद्धांत होते हैं। उसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट पढ़ना है नर्सिंग में, सबको मैं इंक्लूड उसमें कर रखा हूँ। अगर जो उसको पढ़ लेगा 300 पेज को, जो कि पढ़ना बिल्कुल आसान है, वहाँ पे ये नहीं है कि मैं कहानी की तरह दिया हूँ, क्वेश्चन बना बना के दिया हूँ, पढ़ना आसान है। तो जो उस पीडीएफ को पढ़ लेंगे उनको जॉब जो है 100% जो है जॉब हो जाएगा। मैं जॉब दिलाने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन वो पीडीएफ जो पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उनको जॉब होने का बहुत संभावना हो जाएगा। ठीक है, तो वह जल्द ही मैं लॉन्च करूँगा। मात्र 100 रुपये उसके प्राइस है, क्योंकि आपको पता है कि टाइपिंग वगैरह 300 पेज का टाइपिंग कराने में कितना जो है मेहनत लगा होगा, एडजस्ट करने में, सब चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसलिए मात्र 100 रुपया रखा हूँ। अगर 100 रुपया नहीं रखूँगा ना, तो लोग जो है उसको क्या करेंगे, उसी पीडीएफ को चोरी करना स्टार्ट कर देंगे और जो है उसको अपने तरीके से उसको जो है पब्लिश करना शुरू कर देंगे, समझ गए। इसलिए मैं 100 रुपया रखा हूँ ताकि जो परचेज करेंगे 100 रुपये में, वो तो फिर दूसरे को नहीं देंगे, वो कहेंगे भाई तुम भी 100 रुपया लगाओ, जाओ खरीदो, ठीक है ना। इसलिए बाकी चलिए, मैं कंटिन्यू ये एएनएम का क्लास आप लोग को देता रहूँगा। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग लिखा है नर्सिंग की परिभाषा क्या है। तो एकदम मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप सभी एएनएम को एक एक चीज़ सिखा दूंगा, जीरो से लेकर हीरो बना दूंगा। तो जीरो से लेकर हीरो बनने के लिए पहले जीरो को पता होना चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे। नर्सिंग की परिभाषा क्या है, तो रोगी की देखभाल और स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड करना, सुधार सेवा करना, यही नर्सिंग होता है। नर्सिंग एक क्या है, सेवा है। नर्सिंग एक क्या है, सेवा है, जहाँ पे रोगी के देखभाल, उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर एक पहलुओं के बारे में जो है सेवा दिया जाता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार हेतु जो है काम किया जाता है। हाइपरटेंशन, समान रक्तचाप स्तर क्या होता है। हाइपरटेंशन जो होता है,
जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर 140/90 या इससे ऊपर हो जाता है तो वह जो है HTN, हाइपरटेंशन को शॉर्ट में HTN कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे कहता है इन्फेक्शन नियंत्रण में सबसे ज़रूरी उपाय क्या है। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है हैंड वाशिंग। ठीक है, हैंड वाशिंग सबसे ज़रूरी होता है, समझ गया, सबसे प्राइमरी चीज़ है इन्फेक्शन कंट्रोल में। आगे है IM इंजेक्शन कहाँ देते हैं। तो IM इंजेक्शन मसल्स में लगता है, मांसपेशी में, और मांसपेशी में 90 डिग्री के एंगल पर देते हैं, आप लोग को पता है। ठीक है, और इसके लिए ग्लूटियल मसल्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद डेल्टॉइड मसल्स होता है। ठीक है ना, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। IV फ्लूइड किससे दिया जाता है। तो IV मतलब होता है इंट्रावेन। ठीक है ना, इंट्रावेन, इंट्रा और वेन, इंट्रावेन होता है IV मतलब। ठीक है, वेन के अंदर। तो ये दिया जाता है जैसे कोई डिहाइड्रेशन हो, जिसको जल की कमी हो, जिसको कुछ पोषण की कमी हो, या पोषण जो है वह मुंह से न लेता हो, तो IV फ्लूइड IV के माध्यम से दिए जाते हैं। पल्स रेट कैसे नापते हैं। तो पल्स रेट नापते हैं कलाई या गले में जो आपका कैरोटिड धमनी होता है, वहाँ से हम जो है इसको मापते हैं। ठीक है, आगे है कि मूत्राशय कैथेटर कब लगाया जाता है। तो जो ब्लेडर होता है मूत्राशय, मूत्राशय में एक जो है ट्यूब डाला जाता है जिसे कैथेटर बोलते हैं, वह कब डाला जाता है। तो वह डाला जाता है जब कोई व्यक्ति मूत्र निकासी में असमर्थ हो जाता है, जब उसे जो है मूत्र ठीक ढंग से बाहर नहीं आ पाता है, स्वेच्छा से बाहर नहीं आ पाता है, तो उस कारण जो है व्यक्ति के मूत्राशय में डायरेक्ट ट्यूब डाल दिया जाता है, और ट्यूब के माध्यम से इसका एक प्रकार होता है फॉलिक कैथेटर। ठीक है ना, फॉलिक कैथेटर होता है जिसमें यूरिन को बाहर निकाला जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण क्या है। हाइपो मतलब होता है कम, और ग्लाइसेमिया मतलब होता है ग्लूकोज। ठीक है, यानी ग्लूकोज कम हो जाता है बॉडी में, तो उसका क्या लक्षण होगा। तो घबराहट होगा, बेचैनी होगा, पसीना आएगा, चक्कर आएगा, कमजोरी लगेगा। तो हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज लेवल कम होगा, घबराहट, पसीना, चक्कर आना। समझ गए, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें हाइपोग्लाइसेमिया का सबसे समान कारण कौन सा है, और इनमें से ही जो है एक ऑप्शन रहेगा और बाकी ऑप्शन अलग रहेगा। तो आप पढ़े रहेंगे तब तो पता रहेगा ना, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। बुखार मापने के लिए सबसे सही जगह कौन सी है। देखिए, बुखार मापने के लिए टेम्परेचर आप अलग अलग जगह से ले सकते हैं, जैसे हो गया मुंह, कान और बगल, यहाँ से ले सकते हैं, और मलाशय से भी लेते हैं, पता होना चाहिए। आगे है ड्रेसिंग कब बदलनी चाहिए। देखिए, ड्रेसिंग जो होता है हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है, देते हैं, इन्फेक्शन से बचाव के लिए देते हैं। ठीक है, घाव को ढकने के लिए करते हैं ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग कब बदलनी चाहिए। तो जब वह गंदी या गीली हो जाए तो ड्रेसिंग को बदल देनी चाहिए। ठीक है, स्वच्छता का क्या महत्व है। तो स्वच्छता का महत्व होता है संक्रमण रोकने से। स्वच्छता हम इसीलिए न रखते हैं ताकि कोई बीमारी नहीं फैलेगा। जब हम स्वच्छ रहेंगे, साफ सुथरी रहेंगे, तो संक्रमण नहीं फैलेगा, और संक्रमण नहीं फैलेगा तो बीमारी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो स्वच्छता का महत्व यही है। कैसे रोगी को सही पोस्चर दिया जाता है। पोस्चर मतलब होता है स्थिति, कि रोगी को सही स्थिति कैसे दिया जाता है। तो पीठ सीधी रहकर, पीठ सीधी रहकर मरीज को एक सही पोस्चर दिया जाता है। आगे है सर्जिकल मास्क कब पहनना चाहिए। जो मास्क पहनते हैं हम लोग, वो कब पहनना चाहिए। तो संक्रमण फैलने से बचने के लिए जो है ये पहनना चाहिए जब लगे कि बहुत ज़्यादा डस्ट है, जहाँ जहाँ से संक्रमण आपको स्रोत हो सकता है, उन सारे जगहों पर मास्क का उपयोग करनी चाहिए। जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह, गंदगी वाले जगह, ट्रेन में, इन सब में मास्क पहननी चाहिए। एंटीसेप्टिक क्या होता है। तो एंटीसेप्टिक जो है संक्रमण रोकने वाली एक केमिकल, एक दवा होती है। ठीक है, आगे है यहाँ पे नर्सिंग में स्टरलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। तो नर्सिंग में या कहीं भी सर्जरी में, नर्सिंग में, मेडिकल में, कहीं भी स्टरलाइजेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि यह संक्रमण को न फैलने देता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है। ओके, आगे है कैसे मरीज की नाड़ी जो है हम मापते हैं। तो मरीज को नाड़ी हम पल्स कैसे मापते हैं। 30 सेकेंड में गिनती कर 2 से गुना करें। 30 सेकेंड में गिनती करके 2 से गुना करें। ठीक है, ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका क्या है। तो भुजा पर कफ लगाकर और स्टेथोस्कोप से ध्वनि को सुनना। समझ गए, ब्लड प्रेशर ऐसे ही नापते हैं। जो BP अपार्टस का जो कफ होता है उसको हम जो है बाह पर रखते हैं, भुजा, बाहों पर, भुजा पर, और स्टेथोस्कोप से जो है हम ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है ना, हर बीट को। डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या है। शरीर से जब हमें पानी की कमी होगा तो उस समय क्या लक्षण होगा। प्यास, कमजोरी, कम मूत्र, ठीक है,
और थकान महसूस होगा जब डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, तो समझ गए ना। आगे है मरीज को मूवमेंट में मदद कैसे करें, यानी मरीज अगर मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसको मूवमेंट कराने में कैसे मदद करेंगे, तो धीरे धीरे और सहारा देकर जो है उसे ट्राई कराना चाहिए मूवमेंट करने के लिए। अस्थायी कैथेटर क्या होता है, तो टेम्पोररी कैथेटर होता है जो मूत्राशय में अस्थायी रूप से डाला जाता है यूरिन पास करने के लिए। ओके, आगे है कैसे मरीज के घाव की सफाई करें। मरीज के घाव की सफाई कैसे करें, तो साफ पानी या एंटीसेप्टिक घोल होता है, जैसे आपका हो गया बीटाडीन सॉल्यूशन हो गया, बीटाडीन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, या उसके बाद आपका हो गया डिटॉल हो गया, ठीक है, सेवलॉन हो गया। इन सब से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जिससे हम इससे सफाई करते हैं। या घावों की सफाई हम लोग एनएस से भी करते हैं, नॉर्मल सलाइन से भी करते हैं, पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी कब देते हैं, तो ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब होता है ऑक्सीजन उपचार देना। तो जब मरीज को सांस लेने में कष्ट होने लगे, खुद से सांस लेने में दिक्कत आने लगे, ना ले पाए, तो उसमें में हम जो है ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, ठीक है। मरीज का तापमान कब मापना चाहिए, तो जब आपको कब मापना चाहिए, तो जब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे समय समय पर, तो नियमित अंतराल पर 1 घंटे या 2 घंटे पर एक चार्ट में हमेशा जो है लेनी चाहिए। कैसे नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे हम मरीज के डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो वह सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि आप अगर जाएं, आपका ड्यूटी ओवर हो जाए, तो आपके ड्यूटी पर अगर कोई दूसरा आए ड्यूटी करने, तो उनको जो है अच्छे से चीज़ें को देख सके, समझ सके, इसलिए क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए। आगे है यहाँ पे सर्जिकल सुई से छेद लगने पर क्या करें। अगर सर्जिकल सुई है उससे टच हो गया, उससे चीरा लग गया, तो क्या करें, घाव को साफ करें और रिपोर्ट करें, समझ गए, घाव को पहले साफ करना चाहिए। मरीज की सुरक्षा में नर्स की क्या भूमिका होती है, तो मरीज की सुरक्षा में नर्स की भूमिका होती है कि नर्स जो है मरीज को जितने ज़्यादा हो सके कॉम्प्लिकेशन को कम करने का प्रयास करती है, जोखिम को कम करती है, ठीक है। टीकाकरण का क्या महत्व है, तो टीकाकरण के महत्व है कि भाई यह बीमारियों को रोकथाम करता है, बीमारी होने से बचाता है। और टीकाकरण यह जो है प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्राथमिक जो है क्या है, रोकथाम का जो है ये आता है। आगे है मरीज को दर्द से राहत कैसे दे, तो मरीज से दर्द, अगर मरीज को दर्द हो रहा हो, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो, तो उसको मेडिसिन पेन किलर देंगे, दूसरी चीज़ें उससे आराम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। आगे है आगे यहाँ पे देखिए नर्सिंग में टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। नर्सिंग के क्षेत्र में अगर आप एएनएम बनेंगी, तो आप एक ही काम को घंटों तक करती रहेंगी, ये ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है नर्सिंग में, तो सभी कार्य को सही समय पर करने के लिए टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ, किसी मरीज को बेड पर उठाने का सही तरीका क्या है, यानी कोई मरीज है उसको बेड पर हमको उठाना है, तो सही तरीका क्या है, तो पीठ सीधी रहकर सहारा देकर जो है उस, या सहारा लेकर हम मरीज को बेड पर बैठाएंगे या ये करेंगे। अगर मरीज लेटा है तो धीरे धीरे पीठ पर सहारा देकर जो है क्या करेंगे, पीठ सीधी रहकर जो है हम उसे उठाएंगे, ठीक है ना। आगे है, ये सब थ्योरी मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि बेसिक चीज़ें आपको पता हो, स्टार्टिंग से पता हो। बाकी तो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, और जब चलेंगे कुछ दिन हो जाएगा तो देखिएगा कैसा लेवल का क्वेश्चन मैं लाऊंगा। एकदम आपको मैं चाहता हूँ कि अभी कॉन्ट्रैक्ट वाला बहाली है, ऐसा पढ़ाऊँ कि आप जो है परमानेंट बहाली में भी इससे जो है सफलता प्राप्त कर सके, ठीक है। डायबिटिक मरीज को देखभाल में क्या ध्यान दें, तो जो डायबिटिक मरीज होते हैं देखभाल में ध्यान दें कि ग्लूकोज का लेवल जो है कैसा है, नियंत्रण में है या नहीं है, ग्लूकोज लेवल पर ध्यान देना चाहिए। मरीज की त्वचा देखभाल क्यों ज़रूरी है, तो मरीज की त्वचा की देखभाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिस्तरी घाव से जो है आपको डायरेक्ट जो है इफेक्टेड स्किन ही होता है, तो बिस्तरी घाव से बचाव के लिए त्वचा की देखभाल ज़रूरी है। इन्फेक्शन से, साफ़ सफाई से, इन सब के लिए भी त्वचा की देखभाल ज़रूरी है। किसी मरीज को संक्रामक रोग से कैसे बचाएं, कोई मरीज है उसे इन्फेक्टेड रोग से, इन्फेक्टियस डिजीज से कैसे बचाएं, संक्रामक कम्युनिकेबल डिजीज से, तो सुरक्षा उपकरण पहनकर, जो पीपीई होता है, जो आप लोग को पता है पीपीई जो होता है, जिसमें मास्क, पूरे गाउन, ये सब जो है पूरे दस्ताना ये सब पहनते हैं, तो ये सुरक्षा उपकरण पहनकर जो है आपको क्या करना चाहिए,
सुरक्षा उपकरण पहनकर जो है ये बचाते हैं संक्रमण से। आगे है नर्सिंग में मॉनिटरिंग का क्या महत्व है। नर्सिंग के क्षेत्र में मॉनिटरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मरीज की स्थिति पर नज़र रखना। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि मरीज की स्थितियों पर नज़र बनाए रखना। अब मरीज है आईसीयू में भर्ती है, अब मरीज का हार्ट बीट अचानक से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर निगरानी करने के लिए मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है। कैसे मरीज की मूत्र व्यवस्था जांचें। मूत्र व्यवस्था जांचें तो मूत्र का रंग, मात्रा और बदबू, ये तीन चीज़ है जिससे हम जांचते हैं। यूरिन के कलर, यूरिन का जो है क्वांटिटी और बदबू, इन चीज़ों से हम मूत्र की जांच करते हैं, पता करते हैं। आगे है ड्रेसिंग करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो स्टरलाइज गाउन और दस्ताने पहने। देखिए, अगर आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, चाहे आप इंजेक्शन दे रहे हैं, चाहे वो ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो ड्रेसिंग में ज़्यादा ही थोड़ा सा सावधानी होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको स्टरलाइज गाउन पहनना चाहिए, दस्ताना पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, तब ड्रेसिंग जो है आपको करनी चाहिए। आगे है किसी मरीज को ब्लीडिंग हो तो क्या करें। अब कोई मरीज है उसको ब्लीडिंग हो तो क्या करेंगे, पहले उसको कंप्रेस करेंगे, दबाव देकर उसको जो है ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट एड यही होता है। सर्जिकल उपकरण की सफाई कैसे करें। तो जो भी सर्जिकल उपकरण होता है उसको हमको कंप्लीट जो है रोगाणु मुक्त करना होता है, तो उसके लिए स्टरलाइजेशन बेस्ड मेथड होता है, ठीक है। नर्सिंग में मरीज की गोपनीयता क्यों ज़रूरी है। नर्सिंग में मरीज की जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है वो उसकी जो है प्राइवेसी क्यों ज़रूरी है। सम्मान और अधिकार के लिए, हर एक मरीज का अपना अधिकार और सम्मान होता है, तो वो नहीं खोए, उसके लिए गोपनीयता ज़रूरी है, ठीक है ना। मरीज को सही पोषण देना क्यों ज़रूरी है। मरीज को सही पोषण अगर नहीं देंगे, अगर पेट खराब है उसको बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला वाला भोजन देंगे, क्या होगा, और पेट खराब ही होगा। तो पोषण इसीलिए ज़रूरी है ताकि रोगी जो है रोग से लड़ सके, बीमारी से लड़ सके। उसको अच्छे पोषण नहीं देंगे और कमज़ोर हो जाएगा, कहाँ से लड़ेगा। कैसे मरीज के साथ सही संवाद करें। मरीज के साथ आप सही संवाद कैसे करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे। तो धैर्य और समझदारी के साथ जो है बातचीत करेंगे, ठीक है ना। सांस लेने में तकलीफ वाले मरीज को क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, अभी ऊपर मैंने बताया। आगे है मरीज को दर्द मापने का तरीका क्या है। तो पेन स्केल आता है, ठीक है, पेन स्केल आता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं दर्द मापने में। या फेस का जो है हम लोग फेस पढ़ते, फेस रीडिंग करते हैं, समझ गए। आगे है यहाँ पे कैसे नर्सिंग में संक्रमण फैलने से बचाए। नर्सिंग में या अस्पताल में कहीं भी संक्रमण फैलने से कैसे बचाए। तो हाथ धोए, स्टरलाइजेशन का प्रयोग करें, डिसइंफेक्शन का प्रयोग करें, ठीक है। मरीज को कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मरीज को डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो जब लक्षण दिखाएं दें, तो आप अब लक्षण बढ़ने लगे, कमने की बजाय बढ़ने लगे, तो डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। किसी मरीज को कैथेटर निकालते समय क्या सावधानी रखें। तो जो आप कैथेटर निकालते हैं, समझ गए, मेल हो फीमेल हो, कैथेटर उसके इंटरनल पार्ट में डाले हैं, तो आप उसके क्या सावधानियां रखेंगे। तो कैथेटर बिल्कुल धीरे धीरे निकालते हैं और स्वच्छता का, हाइजीन का ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन की रोकथाम कैसे करते हैं। तो डिहाइड्रेशन में जितना ज़्यादा हो सके मरीज को लिक्विड दे, तरल पदार्थ दे, पानी पिलाए, समझ गए। नर्सिंग में टीकाकरण के बाद क्या करें। तो नर्सिंग में जैसे ही आप टीकाकरण कोई भी बीमारी के लिए देते हैं, तो आप उसको साइड इफ़ेक्ट को देखते हैं। 30 मिनट तक कम से कम उसके साइड इफ़ेक्ट का आकलन करते हैं। अगर 30 मिनट तक अगर कुछ जो है नहीं होता है, तो हम समझते हैं कि बिल्कुल यह टीका ओके लगा है, ठीक है। आगे है यहाँ पे किसी मरीज की पाचन समस्या में क्या करें। अगर कोई मरीज के डाइजेशन में समस्या है तो उसको क्या करना चाहिए, हल्का और सुपाच्य भोजन दें। जब कोई मरीज को भोजन नहीं पच रहा हो, तो उसे ओवर डोज देने के तुलना में हल्का दे और सुपाच्य दे जो पच सके मरीज को, ठीक है ना। आगे है डायबिटीज मरीज के पैर की देखभाल क्यों ज़रूरी है। डायबिटीज वाले जो भी मरीज होते हैं उनको पैर की देखभाल यही इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर पैर में जो है चोट लगना, घाव होने का खतरा रहता है। जैसे चल रहे हैं और पैर में चोट लग गया, घाव हो गया, उससे ब्लीडिंग होने लगा। तो एक डायबिटीज़ वाले मरीज को जैसे ही ब्लीडिंग होने लगेगा, घाव होने लगेगा, तो वह छूटने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, परेशान करता है घाव छूटने में। तो इसलिए पैरों की देखभाल काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मरीज को बुखार में क्या सावधानी रखें। तो बुखार में आराम दें, दवाई दें और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पेय पदार्थ देना चाहिए, ठीक है ना।
आगे है कैसे मरीज के मूड को समझे, यानी मरीज के मन को कैसे समझे, तो उसके वक्तव्य से, बातों से और उसके व्यवहारों से आप समझ सकते हैं। रक्तचाप का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 120/80 mm/Hg, जरूर याद रखिएगा ये यूनिट, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, नर्सिंग में रोगी की रिकॉर्डिंग कैसे करें, यानी नर्सिंग के क्षेत्र में जब हम मरीज को देखभाल दे रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड कैसे करें, तो उसका रिकॉर्ड बिल्कुल सटीक और हर एक समय पर करते रहना चाहिए कि आपने मरीज को कब क्या दिया है, ये एक रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। मरीज को बेड पर घुमाने के क्या फ़ायदे हैं, मरीज को बेड पर घुमाने के फ़ायदे ये है कि जो बिस्तरी घाव होता है उसका जो जोखिम होता है उसको कम करते हैं। अगर मरीज को लगातार आप एक ही पोजीशन में छोड़ देंगे तो क्या होगा, प्रेशर दबाव पड़ेगा और उससे बिस्तरी घाव होगा। तो हर 1 घंटे 2 घंटे में पोजीशन बदलने से बिस्तरी घाव के जोखिम को कम किया जाता है। ओके, आगे है कैसे मरीज की त्वचा की जांच करें, तो मरीज की त्वचा के जांच आप उसके रंग, उसके नमी और उसके घाव को देखकर कर सकते हैं, ठीक है ना। नर्सिंग में स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, संक्रमण रोकने के लिए जो है आपके स्वच्छता ज़रूरी होता है। आगे है मरीज को सर्दी खांसी में क्या देना चाहिए, तो मरीज को जैसे ही सर्दी खांसी हो तो गर्म पेय पदार्थ और आराम दीजिए, समझ गए ना। कैसे मरीज की श्वास नली को साफ करें, तो मरीज को श्वास नली को साफ करने के लिए सक्शन किया जाता है, सक्शन मशीन भी होता है, ठीक है ना, जो कि 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, समझ लीजिए। आगे है मरीज के मूत्र संबंधी समस्या हो तो क्या करें, मरीज को अगर कोई यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम हो तो क्या करें, कैथेटर लगाना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, समझ गए। यहाँ पे कि ब्लड प्रेशर नापने में कौन सा उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लड प्रेशर नापने में स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। आगे है ड्रेसिंग कब बदलनी चाहिए, तो ड्रेसिंग जब गंदी हो जाए, गीली हो जाए तो बदलना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन क्या है, देखिए स्टेरिलाइजेशन जो होता है इसे हम कहते हैं पूर्णतः कीटाणुनाशन, कंप्लीट जो है अब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी पूर्ण रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करना ही स्टेरिलाइजेशन कहलाता है, इस सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया, ठीक है। और रोकथाम और वृद्धि को अगर कम करेगा तो उसे डिसइंफेक्ट कहते हैं, समझ गए। आगे है टीकाकरण का उद्देश्य होता है भाई रोगों से सुरक्षा देना, ठीक है ना। उसके बाद है मूत्र की समान मात्रा क्या है, तो 24 घंटे में लगभग 1 से 2 लीटर जो है यूरिन आपको बनते हैं, याद रखिएगा। डायबिटीज़ में शुगर का स्तर कितना होता है, तो शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल कितना होता है, तो नॉर्मल स्तर आपका 70 से लेकर 110 mg प्रति डेसीलीटर होता है, समझ गए। 70 से 110 यह नॉर्मल होता है आपका बॉडी में ग्लूकोज लेवल, समझ गए। आगे है यहाँ पे स्ट्रोक के लक्षण क्या है, स्ट्रोक को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, स्ट्रोक जो होता है आपको पता होना चाहिए, इसे हम लोग CVA भी बोलते हैं, ठीक है ना, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, समझ गए। चेहरे का झुकाव, जब स्ट्रोक लगता है तो व्यक्ति का चेहरा झुका झुका सा होता है, बोलने में कठिनाई होता है, कमजोरी महसूस होता है, ठीक है, बॉडी का मूवमेंट जो है गिर जाता है, कम हो जाता है, समझ गए ना, तो ये सब स्ट्रोक का लक्षण होता है। आगे है IV फ्लूइड किसे दिया जाता है, वही मैंने बताया, डिहाइड्रेशन पोषण की कमी वाले मरीज को। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नर्सिंग में रिकॉर्डिंग का क्या महत्व है, तो मरीज की सही जानकारी रखना, समझ गए ना, ये याद रखिएगा। मरीज को बुखार आने पर क्या करना चाहिए, तो मरीज के जब बुखार आ जाए तो ठंडे पानी से सेकाई करे, दवाई दे, आराम दे, ठीक है ना, पेय पदार्थ पिलाएं। आगे है मरीज को मूवमेंट में कैसे मदद करे, धीरे धीरे सहारा देना चाहिए। सर्जिकल उपकरण को कैसे साफ करें, स्टेरिलाइजेशन का जो है सहारा लेना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे सारा चीज़ जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देख लीजिए नर्सिंग में समय प्रबंधन क्यों ज़रूरी है, तो ज़रूरी इसीलिए है ताकि कोई भी काम समय पर हो सके, ठीक है। नर्सिंग में रोगी की गोपनीयता क्यों ज़रूरी है, तो उसका सामान और उसका अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए गोपनीयता ज़रूरी है, ठीक है। कहता है मूत्राशय के सूजन के कारण क्या हो सकते हैं, तो मूत्राशय में सूजन का कारण होगा कि या तो मूत्राशय में जो है संक्रमण हो सकता है, या मूत्र मार्ग में किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा उत्पन्न होना, जिससे आपके मूत्राशय में सूजन हो सकता है, बात समझ रहे हैं ना।
आगे है नाड़ी तेज होने का क्या कारण हो सकता है, यानी टेकिकार्डिया होने का, समझ गए ना, क्या कारण हो सकता है। तो तनाव, बुखार और अनिद्रा। तनाव, बुखार और अनिद्रा में नाड़ी तेज हो सकता है, समझ गए। कैसे मरीज को सही पोषण दिया जाता है, तो संतुलित आहार और ज़रूरत के अनुसार जो आहार देते हैं तो वह मरीज के लिए सही आहार होता है, ठीक है ना। मरीज की त्वचा पर घाव दिखे तो क्या करें, साफ सफाई करें, ड्रेसिंग करें, ठीक है। ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या उपाय करें, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए उस पर दबाव डालें और जो भी जहाँ भी पार्ट से ब्लीडिंग आ रहा है उसको हम लोग एलिवेट करके रखेंगे, ऊंचा करके रखते हैं, ठीक है ना। आगे है डायरिया में क्या सावधानी रखें, तो डायरिया में पर्याप्त पानी पीना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कैसे मरीज की सांस की समस्या को समझे, तो जब मरीज को सांस लेने में समस्या हो, ध्वनि सुनाई दे, ठीक है, तो उस प्रकार हम जो है समझते हैं कि मरीज की सांस की समस्या है। आगे है मरीज को अस्पताल कब ले जाना चाहिए, तो जब अचानक गंभीर लक्षण दिखने लगे तो मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए। टीकाकरण के बाद क्या सावधानियां रखें, तो साइड इफ़ेक्ट का जो है मॉनिटरिंग करते हैं। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो है यहाँ पे मैं बता दूँ। आगे क्वेश्चन है कि सही हाथ धोने का तरीका क्या है, तो लगभग 20 से 30 सेकेंड जो है हाथ धोने का सही टाइमिंग है और जो है आप जो है इतने समय में अच्छे से हाथ को धो सकते हैं। आगे है मरीज की चोट लगने पर प्राथमिक उपचार क्या है, तो धब्बा साफ करना, दबाव देना, ठीक है, और उसे जो है दर्द को समझना, दर्द से राहत दिलाना। आगे है नर्सिंग में रोगी का अधिकार क्या है, नर्सिंग में रोगी का पेशेंट राइट्स क्या है, तो पेशेंट राइट है उसको सम्मान, उसका गोपनीयता, उसका उचित देखभाल मिलना चाहिए, ये पेशेंट का अधिकार है। पेशेंट का अधिकार है कि उसे ट्रीटमेंट के समय उसको सम्मान मिले, उससे गोपनीयता का ख्याल रखा जाए, उसको उचित देखभाल मिल सके। कैसे मरीज को ठीक समय पर दवा देते हैं, तो समय का रिकॉर्ड रखकर, किस समय आपने दवाई दिया, फिर अगला कब मिलेगा, डॉक्टर कितना टाइम प्रिस्क्राइब किया है, तो ये रिकॉर्ड रख के ही हम जो है मरीज के दवा मेडिसिन देते हैं। आगे है मरीज को किस समय तक भोजन नहीं देना चाहिए, तो मरीज को सर्जरी से पहले निर्धारित समय तक जो है भोजन नहीं देना चाहिए, जिसे हम लोग एनपीओ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है मरीज को कब पानी देना चाहिए, तो डॉक्टर निर्देश जब करे तो जो है आपको पानी या भोजन देना चाहिए सर्जरी के बाद। आगे है यहाँ पे मरीज के घाव पर कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यदि घाव सूज गया हो या गंदा हो गया हो, बहुत ज़्यादा घाव जो है भयंकर हो गया हो, तो डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। मरीज को कब संक्रमण का खतरा होता है, तो जब बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, ठीक है। मरीज को मूत्र की गंध तेज हो तो क्या करें, अगर यूरिन में बहुत तेज गंध हो तो वह संक्रमण का जो है आहट हो सकता है और संक्रमण की जांच करानी चाहिए, ठीक है। मरीज की त्वचा में लाल चकत्ते क्यों आते हैं, क्या देता है, क्या पहचान कराता है लाल चकत्ते, तो लाल चकत्ते किसी एलर्जी या संक्रमण के कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे मरीज के बुखार होने पर क्या न करे, तो ठंडे जल को गले को प्रभावित करे, ठंडे पेय जो गले को प्रभावित करे ऐसे पेय पदार्थ से दूर रखना चाहिए, ठीक है ना। आगे है मरीज की नाड़ी असमान हो तो क्या करे, डॉक्टर को तुरंत सूचित करे जब पल्स एबनॉर्मल हो तो। मरीज को सही दवा कब दे, डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब किया हो उसी अनुसार देंगे, ठीक है ना। आगे है कैसे मरीज की सांस लेने की गति मापते हैं, तो 1 मिनट में सांस की संख्या गिनकर कि 1 मिनट में मरीज कितना बार सांस ले रहा है, ठीक है। मरीज को किस स्थिति में बिस्तर पर रखा जाता है, तो मरीज को आराम और इलाज के अनुसार जो है मरीज को रखा जाता है, ठीक है। आगे है मरीज को सर्जरी के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो घाव की सफाई और आराम, यह सर्जरी के बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। डायबिटीज़ मरीज को कितनी बार शुगर जांचनी चाहिए, तो जो डायबिटीज़ मरीज होते हैं उसके डॉक्टर के अनुसार हमेशा जब जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तब तक जो है उसके डायबिटीज़ को जांचना चाहिए। मरीज को कब सांस लेने में दिक्कत हो तो आपातकालीन सहायता दें, तो तुरंत ऑक्सीजन और डॉक्टर को, जब मरीज को लगे कि अब इसे जो है सांस लेने में समस्या है तो तुरंत ऑक्सीजन और डॉक्टर को बुलाना चाहिए, ठीक है। कैसे मरीज के स्ट्रोक के लक्षण को समझाएं, यानी मरीज के स्ट्रोक के लक्षण को आप कैसे समझेंगे, तो चेहरा, बोलने और हाथ की कमजोरी पर ध्यान दें। जब मरीज को स्ट्रोक लगता है ना तो मरीज का चेहरा झुका हुआ रहता है, ठीक ढंग से बोल नहीं पाएगा,
हाथ उसका कंपकपी, हाथ जो है वो सब चीज़ बॉडी पार्ट में कमजोरी छाने लगता है। आगे है, मरीज के घाव की सफाई में कौन सी सामग्री इस्तेमाल करें? साफ पानी, एंटीसेप्टिक घोल और आपका एनएस नॉर्मल सलाइन। ठीक है। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, मरीज को कब टीका लगाया जाता है? तो निदान के अनुसार निर्धारित समय पर, जैसे जन्म के समय भी बहुत सारा टीका लगाया जाता है। बहुत सारा टीका 6 सप्ताह बाद, 10 सप्ताह बाद, 14 सप्ताह बाद, 9 महीने, 16 महीने, इन सब समय पर टीका लगाया जाता है। तो टीका का एक समय निर्धारित होता है और उसी अनुसार लगाया जाता है। ठीक है। मरीज को कब श्वास में ऑक्सीजन देना बंद कर दें? तो ऑक्सीजन देना तब बंद कर देते हैं जब मरीज खुद से लेने लगता है, एबल हो जाता है तो। ठीक है ना। आगे है, मरीज के मूत्र में फोम आना क्या दर्शाता है? यानी मरीज के मूत्र में अगर बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है तो वह प्रोटीन की अधिकता को बताता है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। ठीक है। मरीज के शरीर में सूजन क्यों होती है? तो तरल पदार्थ के जमा होने से एडीमा होता है, सूजन बढ़ता है। ठीक है ना। मरीज के त्वचा पर घाव कब गंभीर होता है? अगर घाव सूजन या बदबूदार होता है तो वह गंभीर माना जाता है उस घाव को। ठीक है। मरीज को कब वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो वही चीज़ें हैं, वैक्सीन समय और निदान के अनुसार जो है लगता है। मरीज को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए? तो जब लक्षण गंभीर दिखे तो भर्ती कराना चाहिए। समझ रहे हैं बातों को?